जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 134 के लिए चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से 4 तक देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी तक पिछली यूनिट पिछले सेशन को कवर नहीं किया उसको जरूर कवर कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसमें आपको बेसिक बातें दिए रहती है। इस मैंने बताया इस सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्या करना है और इनको क्यों पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, है ना। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया हूँ और इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है बीपीएससी 134 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं यूनिट 5 चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया गया है। इसमें क्या दिया है, राज्य सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग। राज्य सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, इसको हम लोग समझ सकते हैं ना। तो इसमें इसके बारे में चर्चा की गई, आखिर ये होता क्या है, ये आयोग है या भर्ती करने वाले हैं, इसका चयन कैसे किया जाता है, भर्ती कौन करता है, सरकार करती है या आयोग करती है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। अगर कोई भी स्टूडेंट यदि आप में से जो है ना सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ना, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, किसी भी प्रकार की सर्विसेज तैयारी करते हो सिविल सर्विसेज की, तो ये सब्जेक्ट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है। इससे आप करना क्या, अगर आप कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो ना, तो इस सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनाना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें, राज्य सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग, है ना। तो चलिए इसमें एक एक करके हम लोग टॉपिक को समझने वाले हैं। जैसे कहा जाता है स्वतंत्र भर्ती एजेंसी का महत्व क्या है, राज्य स्तर पर सिविल सेवा के घटक क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन का पहला टॉपिक में दिया गया है कि स्वतंत्र भर्ती एजेंसी का महत्व है। क्या होता है स्वतंत्र भर्ती एजेंसी का महत्व, जो है ना फ्रीडम तरीके से आपको जब भर्ती किया जाता है उसका क्या क्या महत्व होती है, एजेंसी का क्या क्या महत्व है, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। हमारी जो भर्ती करवाते हैं हमें, हम मान के एग्जाम क्वालिफाई करवाए, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है, उसके बाद भर्ती कौन करवाते हैं, किस प्रकार करवाते हैं, किस कानून के तहत करवाते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहा जाता है। यह बुनियादी महत्व की बात है कि किसी भी सिविल सेवा के लिए भर्ती किसी भी पक्षपात के बिना हो, यानी कि आप सिविल सर्विसेज के जो भी एस्पिरेंट हैं, है ना, एस्पिरेंट्स हैं या क्वालिफाइंग हैं, तो उसके लिए जो है ना आप किसी भी प्रकार की पक्षपात इसके साथ नहीं किया जाता है। जैसे एक होता है ना कि कास्ट के अनुसार देखा जाए, या तो आपके ऊंच नीच के अनुसार देखा जाए, या रंग बिरंग के रूप में देखा जाए, या बहुत तरीके से देखा जा सकता है कि आपको इस तरह से, आपको अगर इस कास्ट के हैं तो आपको लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप विकलांग हैं तो नहीं लिया जाएगा, अगर विकलांग नहीं है तो ही लिया जाएगा, है ना। तो इस तरफ पक्षपात इस पे नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे देखते होंगे जो बहुत हद तक गरीब हैं, उनको भी चयन किया जाता है, वो अपनी मेहनत पर वो चयन होते हैं, तो उसको इस पर जो पक्षपात नहीं किया जाता है, इसके बारे में इसमें समझाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये समझ चुके होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि इसी से योग्यता प्रणाली में विश्वास उत्पन्न हो सकता है। इसी से जो है ना, जो योग्यपूर्ण व्यक्ति हैं, जो योग्यतापूर्ण जो व्यक्ति जिसके पास योग्य है, वो इस पद पद तक जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं आपके सामने भी देखा, मतलब देखने को मिलता होगा, जो पढ़ा लिखा उस पर योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी वो जॉब कर रहा है, वो जॉब पे है किसी और बलबूते पर, दादा परदादा नेता पैसा वगैरह वगैरह से वो वहाँ पे चला गया, लेकिन वो वहाँ पर जाने के बाद जो ना अपना कार्य जो है, अपना योग्यता उसके पास है ही नहीं, तो वो किस तरह से कार्य करेगा। तो इसकी इसमें ये बातें कही गई है। अब जो सिविल सर्विसेज की जो भी चयन होते हैं वो ऐसे वैसे नहीं होते हैं, वे अच्छे वो योग्यतापूर्ण होते हैं, वे वहीं तक वो पहुंच पाते हैं वहां तक, है ना। तो ये बातें इसमें कही गई है। भर्ती भर्ती में निष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से उपाय योग्यता प्रणाली के प्रादुर्भाव के बाद विकसित हो किए गए हैं। यानी भर्ती के लिए जो बहुत तरीके से इसमें उसका एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद मौखिक परीक्षाएं होती है, लिखित परीक्षाएं होती है, बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद यहाँ पे भर्ती किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को इसमें बारे में समझाया गया है। और कहा जाता है एक कार्यकारी शाखा को सिविल सेवा के लिए भर्ती करने की शक्ति की से वंचित रखा गया है। एक कार्यकारी शाखा को सिविल सेवा की भर्ती के लिए क्या क्या है, की शक्ति को वंचित रखा गया। मन के मतलब कि ये जो भर्ती करवाए जाते हैं, जिसका चयन हो गया है, उसके जो उसको जो भर्ती करवाए जाते हैं ना, कार्यकारी शाखा के रूप में, उसको में से होता है ना, बहुत सारी शाखाएं हैं। मान के चलो आप आपका मैं मुझे एक टीचर की या टाइपिस्ट की, मुझे एक स्टाफ की ज़रूरत है,
मतलब 10 लोगों ने आवेदन किया है, 10 लोगों में मैं क्या करूँगा, उन 10 में से जो अच्छा मुझे मदद कर सकता है, जो अच्छा कर सकता है, उसे मैं चयन करूँगा ना। तो इसमें वही बात है, एक शाखाएं होती है सिविल सेवा के नाम से, वो ही इसमें भर्ती के लिए जो ना एक शक्ति के रूप में वंचित रहता है ना। और इस उद्देश्य के लिए एक अलग एजेंसी की स्थापना की गई है। इसके बारे में जो है ना एक अलग तरीके से एजेंसी बनाए गए। मान के चलो मैं ही अब छोड़ो, मैं ही क्यों, यूपीएससी का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ना। यूपीएससी का एग्जाम जो होती है क्या, वो यूपीएससी क्या है, वो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, या स्टेट पीसीएस जो ना सिविल सर्विसेज वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो वो उसके अंतर्गत जो है ना एक एजेंसी वो बन गया है ना। एग्जाम कंडक्ट करवाना, सब कुछ वो देखभाल करना, ये एजेंसी है। अब मैंने ही एफसीएस में जो है स्टाफ्स को ऐड करूंगा, तो उसके लिए एक मैं जॉब अगर निकालूंगा तो उसके लिए एक अलग एजेंसी बन जाएगी कि हाँ एफसीएस की एजेंसी है, उसमें जॉब वैकेंसी निकलती है, ये वगैरह वगैरह इसमें होती है ना। समझ चुके हैं यहाँ तक। और दूसरे, इस प्रकार पर निर्मित एजेंसी विभाग से अलग संस्था है। ये जो है ना इस प्रकार जो है ना निर्मित एजेंसी जो भी हैं उससे अलग होती है, यानी कि एक आयोग के तौर पर जो सरकार की आम मशीनरी के बाहर रहकर कार्य करता है। अब सरकार से दूर रहकर ये कार्य करते हैं, मतलब ये मैं सरकार इस पे दबा नहीं ठोक सकती है कि आप यही क्वेश्चन डालो एग्जाम में, आप इसी तरह से एग्जाम लो, इस तरह से नहीं करता है। वो अपने अनुसार, वो अपनी योग्यता के अनुसार उसमें एग्जाम में कंडक्ट सब कुछ करवाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, इन तमाम चीज़ों को कंडक्ट करवाती है ना। और तीसरे शब्दों में कहा जाता है, इस एजेंसी को संवैधानिक हैसियत प्रदान की गई है। इस एजेंसी को एक अलग तरीके से संविधान दे दिया गया, संवैधानिक हैसियत दे दी गई है कि वो अब कुछ भी एक्शन ले सकते हैं संविधान के अंतर्गत, है ना। तो ये सब बातें इसमें की गई है। ये याद रखना चाहिए कि आयोग केवल भर्ती करने वाली एजेंसी है। ये आयोग जो है सिविल सर्विसेज वो भर्ती ही कर सकती है, नियुक्ति नहीं। मान के चलो एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाते हैं, है ना, वो रिजल्ट्स तक दे दिए, वो रिजल्ट देने के बाद वो उतना ही वो कर सकते हैं, नियुक्ति नहीं करवा सकते हैं। नियुक्ति करवाना सरकार की काम है। नियुक्ति करने वाली जो है ना एजेंसी नहीं है ये, नियुक्ति करने का अधिकार सरकार के पास है। फिर से समझिए, ये एजेंसी जो है यूपीएससी या सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग, ये सिर्फ एग्जाम तक ही ले सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, ये आपके नियुक्ति नहीं कर सकती है। नियुक्ति कौन करती है, हमारी सरकार के पास ये हक है, हमारी सरकार के पास ये अधिकार है कि हमें वो नियुक्ति करे। यहाँ तक समझ चुके होंगे, है ना। आयोग एक सलाहकारी निकाय है। आयोग जो है ना एक सलाहकारी के तौर पर आपको ये बता सकती है कि नहीं इसे जो है ना आईएएस के पद पर रखना चाहिए, इसे आईपीएस के रूप में, उसे आईआरएस के, ये से मतलब इस तरह से जितने भी पद हैं उनको वे कंडक्ट करवाते हैं, वे आपको सलाह दे सकते हैं। आपको नहीं, वो सरकार को सलाह दे सकते हैं, उसके बाद सरकार जो उनसे नियुक्त करवाती है ना। इसके निर्णय मानने के लिए सरकारी बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये बातें इसमें कही गई है। तो इसका आगे कहा जाता है, आयोग जैसे प्रकार के संगठन की आवश्यकताएं, क्या क्या इसकी आवश्यकताएं हो सकती है इसके बारे में समझिए। कहा जाए परंपरागत अविभाज्य प्रकार से विभिन्न आयोग प्रकार के संगठन को सिविल सेवाओं की भर्ती के कार्य पर लगाया जा सकता है। और आयोग के प्रकार के संगठन का उपयोग ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए होता है जिसके लिए विशेष या विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता हो। आयोग का काम क्या है, वो विशेष तरीके से, विशेषज्ञ ज्ञान के तरीके से वो लोगों का चयन करे, एग्जाम्स कंडक्ट कराए, अच्छे खासे लेवल के जो जैसी तैयारी है, जैसे एग्जाम्स है उसको उस हिसाब से उसकी क्वेश्चंस को तैयार किया जा सके, अच्छे टीचर्स को रखा जा सके, अच्छे जो कॉपी चेक करते हैं उसको अच्छे से रखा जाए, जो क्वेश्चंस कंडक्ट करवाते हैं, जो बनाते हैं, उनको अच्छे ज्ञान होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रहती है, इनको अब इसकी आवश्यकताएं होती है ना। अब मान के चलो यूपीएससी का एक चेयरमैन तो बना दिया, चेयरमैन के साथ साथ उसके अच्छे खासे सलाहकार भी तो होना चाहिए, सलाहकार भी होनी चाहिए। अगर वो अकेले कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इन तीन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको भी एक टीम चाहिए, है ना। ये बातें इसमें कही गई है। यह वह संगठन है जो एक विशेषज्ञों के समूह द्वारा सामूहिक विचार विमर्श सुकर बनाता है ना। जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी मतलब कि यूपीएससी के अंतर्गत कर्मचारी हैं, उनको एक दो मीटिंग्स होती है कि इसके बाद मीटिंग्स में ये बातें रखी जाती है, उसके बाद उन्होंने फैसला लेते हैं, है ना।
जिससे वे अपने व्यापक ज्ञान या अनुभव के आधार पर पूर्ण जानकारी के साथ वस्तुनिष्ठ निर्णय ले सके, है ना। ये सब बातें कही गई है। जब निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं तो निर्णय तक पहुंचने के लिए ऐसी पद्धति का वर्णन कॉर्पोरेट कार्य पद्धति अथवा निर्णय के रूप में किया जाता है ना। तो ये सब निर्णय क्या होता है, सामूहिक रूप से लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जो है ना, चलो भाई मैं ही अकेले कुछ कोर्स कर दूंगा, ऐसा नहीं। वो कोई भी फैसले लेते हैं ना, फैसला लेने से पहले अपने सामूहिक तौर पर वो बैठक करते हैं, बैठने के बाद सारी चीजें रखते हैं, क्या समस्या आ सकती है, क्या इसका निर्णय क्या हो सकता है। जैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन में आपको क्या करना आता है, सबसे पहले इसके जो है ना क्या कारण था, कारण के बाद अपना जो है ना जो भी मुख्य उद्देश्य था, इसको करने के बाद जो है इसका निर्णय क्या हो सकता है, इसके तरह से हम लोग को बताने के लिए कहा जाता है। सेम उसी प्रकार वहां भी ऐसे होती है, जो भी मुद्दे वहां आती है तो मुद्दे के साथ साथ वहां पे जो है ना उसका सब चीज देखा जाता है, उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है। अगर ये करने के बाद जो है हमें किन किन तमाम समस्याओं को देखना पड़ता है, या हमें इसका जो है इसकी निर्णय क्या निकल सकती है, इन तमाम चीजों को इस पे ध्यान दिया जाता है, इस पे इन बातों पर चर्चा की जाती है ना। ये सब बातें इसमें समझाई गई है। उसके कहा जाता है जब विशेषज्ञों वाले आयोग में मुद्दों पर विचार विमर्श होता है तो व्यवसायिक तथा तकनीकी मानदंड को निर्णयों के में आवश्यक महत्व दिया जाता है। जब अनेक अध्यक्ष विचार विमर्श के लिए इकट्ठे होते हैं तो पक्षपात का कोई स्थान नहीं रहता है। जब अनेक प्रकार के मान के चलिए, जो सीनियर्स हैं, जो न्यू भी हैं, उन और जो उच्च जाति के नीचे जाति के तमाम चीजों को, मतलब कि जितने भी चीज होते हैं ना पक्षपात के लिए, उनमें से जो भी सीनियर रहते हैं, जो भी बैठक होती है सामूहिक तरीके से, उसमें सभी, क्या जरूरी है कि एक ही कास्ट के सभी हो, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं भी होगा। और इसमें बहुत तरीके से जो विशेषज्ञ है उनको बैठाया जाता है, जिनको इस पक्षपात से कोई मतलब नहीं है। वे लोग बैठते हैं, अगर वैसे लोग इसमें बैठेंगे, वैसे लोग इसमें चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें जो है यही निर्णय होगा कि पक्षपात नहीं किया जाए, है ना। यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए आगे कहा जाता है ना। जैसे आयोग सामान्य सरकारी मशीनरी के बाहर कार्य करता है, इसीलिए अधिक लचीलापन या नवीन दृष्टिकोण संभव है ना। नौकरशाही संबंधी कठोरता तथा देरी जो सरकारी विभाग में होती है, उन्हें संगठन से दूर रखा जाता है ना। उसके बाद कहता है आयोग के लिए संवैधानिक स्तर पर महत्व है। इसके महत्व देखिए क्या कहा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आयोग बिना भय या पक्षपात के कार्य कर रहे हैं। आयोग कोई भी एक्शन लेंगे वो किसी के बहकावे, किसी के डर से नहीं लेते हैं, वो अपने अनुसार सब कुछ एक्शंस लेते हैं ना। मैं अभी एग्जाम लेना चाहूंगा, मुझे एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ये सब हकदार जो है ना वो है। ऐसा नहीं है, उस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता, नहीं ऐसा सवाल मत पूछो, ऐसा सवाल पूछो। जैसे भी चर्चा हो रही है कि यूपीएससी में सी सेट को हटाया जाए। अब आयोग सोचेगी इसमें क्या सही है या नहीं है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इस पर कोई भी दबाव नहीं कर सकते, नहीं सिर पे बंदूक रख के नहीं बोल सकता है कि हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, ऐसा नहीं कर सकता। वो इस पे विचार विमर्श करेंगे कि क्या ये हटाना सही है या ना हटाना सही है। कई वर्षों से इसमें चर्चा, मतलब वार्तालाप हो रही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, मतलब वगैरह वगैरह, ये सब चीज रेगुलर हो रही है, 2013 से ही आ रही है ना। तो ये सब बातें लोगों की मांगे हैं। अगर लोगों की मांगों के अनुसार सिर्फ चलता तो अब तक हट जाता। नहीं, आयोग लेकिन अपने अनुसार कर रही है। यही बात इसमें समझाई गई है कि आयोग किसी के डर से, किसी के भय से, किसी के पक्षपात पे कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है उनके पास। वो अपने देखेंगे, वो अपने, क्योंकि वहां उस पद पर जो भी गए हैं सिविल सर्विसेज के चेयरमैन के तौर पर जो भी गए हैं, वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस हैं। उसके बाद उसको अनुभव है, अनुभव के साथ साथ जो है वो अच्छे ज्ञानी बन चुके हैं, है ना। बहुत कुछ देख चुके हैं, झेल चुके हैं, किन किन मुद्दों पर इनका, किन किन सब्जेक्टों पर ध्यान होगा, कैसे कैसे चीज उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी उस पद पर रह चुके होंगे। जो नए आएंगे वो उन पदों को झेल सकेंगे। आपको इसलिए नहीं तैयारी करवाया जाता इतने सारे सब्जेक्ट, इतने बड़े सिलेबस, क्योंकि आपको एक बड़ा पद मिल रहा है, एक बड़ी ओहदी मिल रही है, तो उसके लिए आपको किन किन चीजों को जानकारी होनी चाहिए, वही आपको एग्जाम में वही बताया जा रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है, ताकि आप अपने पद पर जो है ना सही तरीके से अपना निर्णय ले सकेंगे। तो जो भी वहां पे गए हैं वो अपने अनुभव से गए हैं, तो वो उनको पता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट को अगर ऐड कर देंगे ना तो आगे इनको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, इन तमाम चीजों के बारे में समझाया जाया है ना। तो ये सब बातें इसमें कही गई है। चलो आगे देखते हैं। आगे कहा जाता है
यह तब संभव होगा जब उसका गठन, भूमिका या प्रत्यायोजन, सदस्यों की विशेषता कर, उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने की पद्धति आदि संवैधानिक रूप से प्रदान की जाए, है ना। और जैसा करने से सरकार की कार्यकारी शाखा को इन मामलों में स्वविवेक या स्वेच्छा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सब बातें इसमें कही गई है जो संवैधानिक स्तर पर किस तरह से लोगों को, अगर मान के चलो कोई अवैध अवैध पाया गया तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। मतलब ये संवैधानिक तौर पर जिस तरह से सभी चीज़ों को संवैधानिक उसका हकदार है, स्तर है, महत्व है, वैसे इसमें भी दिया गया है। अगर कोई अयोग्य पाया जाता है उसको किस तरह से हटाया जा सकता है ना। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर कोई मामला देखने को मिल रहा है तो वो संवैधानिक स्तर पर किस तरह से वो देखेंगे, किस स्तर पर वो समझेंगे, है ना। ये सब चीज़ें बातें बताई गई है। चले नेक्स्ट कहा जाता है कि राज्य स्तर पर सिविल सेवा के घटक, यानी आपके स्टेट लेवल में जो है सिविल सेवा के किस तरह से घटक दिए गए हैं, हम लोग इसको समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, है ना। तो ध्यान पूर्वक सुनिए क्या कहा जाता है। सर्वप्रथम यह समझ लेना आवश्यक है कि राज्य स्तर पर एक स्थान पर दो सिविल सेवाएं कार्य करती है। राज्य स्तर पर एक स्थान पर जो है ना दो भिन्न भिन्न सिविल सेवाएं कार्य करती है। इनमें से एक राज्य स्तर पर और विविध क्षेत्रों की गतिविधियों को चलाने के लिए सिविल सेवाओं के संबंध राज्य सरकार द्वारा भर्ती की गई सेवाएं हैं। इन्हें राज्य सिविल सेवा या केवल राज्य सेवाएं कहा जाता है। देखिए, आपके राज्य सेवा मतलब कहा जाता है कि आपके सिविल स्टेट पीसीएस में जैसे होते हैं ना, आप मान के चलो बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, ठीक है। मतलब सभी जगह महाराष्ट्र पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल पीसीएस हो गया, मतलब सभी स्टेट में होती हैं इसका स्टेट पीसीएस। तो वो अपने राज्य स्तर पर जो है ना सिविल सेवा के स्तर पर जो है ना दो भिन्न सेवाएं, भिन्न जो है ना दो भिन्न सेवाएं कार्य करती है। कौन कौन करती है उसको भी समझेंगे। एक तो आपका सिविल सेवा जो राज्य सेवा, राज्य स्तर पर जो सिविल सेवा है वो तो कार्य करती ही हैं। उसके साथ साथ जो ना राज्य के साथ साथ दूसरी सिविल सेवाएं आपके अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। आपके राज्य सिविल सेवाएं के साथ साथ अखिल भारतीय सेवाएं भी उपलब्ध है, वो भी कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि मैं राज्य का स्तर है तो राज्य कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। वो संविधान में भी दिए गए हैं, उसके जो है ना लिमिटेशन सीमित किया गया है सब कुछ उसमें भी। मतलब राज्य स्तर पर भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगा। एक तो राज्य स्तर पर जो है ना राज्य सिविल सेवाएं, उसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाएं भी आपके राज्य में काम करती है ना। तो इसके बारे में समझते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राज्य तथा केंद्र स्तर पर अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए भर्ती किए जाते हैं। ये अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है ये राज्य के स्तर के साथ साथ वो देश के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर भी वो कार्य करते हैं। नियम भर्ती के लिए वो चयनित करते हैं, है ना। अखिल भारतीय सेवाओं की यही विशेषता उन्हें राज्य सेवाओं से स्पष्ट भिन्न रूप से प्रदान करती है। यही जो है ना इन दोनों के बीच भिन्नताएं हैं। राज्य स्तर सिविल सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं पर यही भिन्नताएं, इन दोनों के बीच अंतर है, यही डिफरेंट है ना। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्वविदित उदाहरण भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस है। अखिल भारतीय सेवाओं में जो है ना अगर आपको चयनित किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा तो आपका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन है, आईएएस, उसके बाद आईपीएस। अब मान के चलो जो है बीपीएससी कर रहा है, यूपीपीसीएस कर रहा है, वो उस एग्जाम से क्वालिफाई नहीं कर सकते आईएएस आईपीएस। वो एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें उसमें बन सकती है। और यूपीएससी से आप आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया। अगर आप स्टेट पीसीएस से हैं तो आप आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आपके अच्छे एक्सपीरियंस देख के आईपीएस बनाया जा सकता है। मतलब ये राज्य स्तर का है एसडीएम वगैरह सब। उसके दिए जो है आईएएस आईपीएस जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूँ आप राज्य स्तर और अखिल भारतीय सेवाओं में दोनों डिफरेंस समझ चुके होंगे, है ना। तो ये बातें कही गई है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं उसके बारे में समझिए। क्या कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अधिकारियों के एक कुलीन वर्ग का सृजन करने के लिए हुआ था। अखिल अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है ना क्या हुआ, अधिकारियों के एक कुलीन वर्ग का सृजन करने के लिए किया गया, ठीक है। और जो केंद्र और राज्य स्तरों पर सर्वोच्च पदों का प्रबंध कर सके, जो केंद्र और राज्य स्तर पर जो प्रबंध कर सके वो केंद्रों में देख सकते, वो राज्यों के अंतर्गत जो है इन तमाम चीज़ों को सृजन कर सकते हैं, अधिकारियों का चयन कर सकते हैं, सर्वोच्च पदों का प्रबंधन कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का कार्य कौन करता है, अखिल भारतीय सेवाएं करती है ना। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। यानी भारतीय सेवाओं के अधिकारी की जो इसके अखिल भारतीय सेवाओं के जो जितने भी अधिकारी हैं ये क्या करते हैं, ये संघ लोक सेवा आयोग करते हैं, मतलब यूपीएससी करते हैं, है ना।
यूपीएससी करते हैं ये अखिल भारतीय से जितनी भी सेवाएं, जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि आप आईएएस बनना चाहेंगे तो आपको यूपीएससी क्वालिफाइंग करना होगा, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आपको कंडक्ट कराई जाएगी, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद अच्छे का रैंक लाना पड़ेगा आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए भी अच्छे रैंक लाना पड़ेगा, उसके बाद आप चयन हो सकते हैं, है ना। यही बात इसमें कही गई है ना। उसके बाद भर्ती के पश्चात प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित राज्य या सवंडर या कार्डर दिया जाता है। आप देखे होंगे, आप इंटरव्यू में भी सुने होंगे, जो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं उसमें उनको कौन सा कार्डर मिला है, उनको कौन सा राज्य मिला है ना। तो ये सब चीजें उसमें बताई जाती है। आप मान के चलो जो भी टॉपर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं अपना ही राज्य पे रहूं या कोई और राज्य में ही मैं जाऊं, तो वो कार्डर होती है ना। जैसे एक आप मान के चलो रेलवे में होता है ना बोर्ड, कोलकाता बोर्ड, पटना बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुवाहाटी बोर्ड, इस तरह से इसमें भी बॉर्डर होती है, कॉर्डर होती है, ठीक। कॉर्डर होती है वो राज्य के नाम पे ही होती है। आप कोई भी राज्य हो, जैसे बिहार हो, बिहार कॉर्डर में है, कौन सा आईएएस आईएएस मिला है ना, कौन सा कॉर्डर से हो, आइए बिहार से, चलो ठीक है। यही सब बातें इसमें समझाई गई है ना। ये सब कौन करता है, लोक सेवा आयोग। और इस प्रदत्त राज्य से ही यह वह संबंध अधिकारी केंद्र सरकार में आता है। यह सब जो है ना संबंध राज्य से ही जो है ना शुरुआत होती है, राज्य से वो केंद्र जो है ना केंद्र की ओर बढ़ती है। और जिस अवस्था में जिस व्यवस्था के तहत यह स्थान परिवर्तन होता है उसे सावधिक प्रणाली कहते हैं। अधिकारी का राज्य तथा केंद्र के बीच यह स्थानांतरण उसकी सेवा के पहले 20 वर्षों के दौरान होता है ना। ये अधिकारी का राज्य जो है ना, अब मान के चलो जो राज्य अधिकारी जो है वो राज्य स्तर पर है ना। जो स्टेट पीसीएस का क्वालिफाई किए, वो लगभग उसका एक्सपीरियंस चाहिए 20 वर्षों तक, उसको उन पदों पर उसमें कार्य करनी चाहिए। उसके बाद वो चयन हो सकते हैं किसके लिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। मतलब समझ रहे हैं, मैंने शुरुआत में भी बताया आपको, जो प्रमोशन होती है इसमें भी प्रमोशन हो सकती है। वही एक्सपीरियंस चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। उसके बाद कहता है अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र तथा संबंध राज्य का संयुक्त नियंत्रण होता है। वास्तव में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती केंद्र स्तर पर होती है। अखिल भारतीय सेवाओं की क्या होती है, केंद्र स्तर पर होती है। और फिर इन्हें भिन्न भिन्न राज्य आवंटित किए जाते हैं। जैसे आपको शुरुआत में भी बताया, अभी जस्ट बताया था ना मैंने, कि जो भी यूपीएससी क्लियर करते हैं उसको केंद्र स्तर पर वो चयन होते हैं, है ना। वो भारत लेवल पर ये एग्जाम जो होती है वो पूरे भारत में एग्जाम्स होती है। उसमें रैंक जो होती है पूरा भारत में क्या कहता है, यूपीसी टॉपर रैंक 1 भारत का सबसे बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया, है ना। ये सब वो क्या होता है पूरा भारत के स्तर पर होती है, वो केंद्र स्तर पर होती है ना। वो सेंट्रल जॉब में होती है, जॉब में सॉरी सेंट्रल स्तर पर होती है। और उसके बाद जब जॉब में दिया जाता है, जो उसके यानी कि ड्यूटी दी जाती है, वो राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न राज्य आवंटित किए जाते हैं। मतलब कि इस राज्य में इतने सीट की ज़रूरत है, यहाँ पे आईएएस की ज़रूरत है, वहाँ आईपीएस की ज़रूरत है, आप वहाँ पे चयन हो सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत में, आपको चयन करना होगा कौन से कॉर्डर चाहिए आपको, बिहार चाहिए, यूपी चाहिए, दिल्ली चाहिए, वगैरह वगैरह, मतलब ये सब चीज़ होती है ना। तो उसमें आपका इस तरह से होती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य को किसी प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक आधारभूत तथा समान प्रतिभागी अधिकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। ये सब बातें इसमें कही गई है। तो यही है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो सबसे बड़ा है। नंबर फर्स्ट में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसके बाद ही आता है राज्य स्तर पर अखिल भारतीय सेवाएं। पूरे राज्य सभी के सभी राज्यों के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। वो केंद्र के स्तर पर भी कार्य कर सकते हैं। वो चयन केंद्र स्तर पर भी कर सकते हैं, राज्य स्तर पर भी कार्य कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो राज्य स्तर पर जो 20 सालों तक कार्य कर चुके हैं उसको अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत वो उसमें प्रमोशन करवा सकते हैं, उसमें नियुक्त करवा सकते हैं। ये सब बातें सही तरीके से समझाई गई है। अब हम लोग राज्य सेवाएं के बारे में भी समझते हैं। अखिल भारतीय तो समझ चुके हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि राज्य सेवाओं में भर्ती संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने लोक सेवा आयोग या अन्य एजेंसी के माध्यम से की जाती है। इन सेवाओं के सदस्य मुख्यतः राज्यों में सेवा के लिए होते हैं। केवल कुछ अवसरों पर ही कुछ राज्यों सेवाओं के कुछ सदस्य केंद्र अथवा किसी संगठन द्वारा बुलाए जाते हैं। आपको बताया था अभी। राज्य को होता है क्या है, राज्य के अंतर्गत स्टेट पीसीएस हो गया, इसमें राज्य स्तर पर जो एग्जाम दिए जाते हैं। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सामना करना पड़ेगा बीपीएससी बिहार लेवल के स्टूडेंट के लिए। भारत के कुछ कुछ ही स्टूडेंट जो है बीपीएससी के भी पेपर देते हैं, है ना। जैसे यूपी के लोग बीपीएससी का भी एग्जाम देते हैं। मतलब ये कुछ सीट जो है ना लिमिट होती है आपकी, दे सकते हैं अदर स्टेट के भी, आप भी दे सकते हो,
कोई भी स्टेट को हो तो आप दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने स्टेट को ही एग्जाम दे सकते हो। आप बिहार के हो तो यूपी का भी दे सकते हो, यूपी का है तो बिहार का भी दे सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से होती है। इसमें आपका बिहार के जो है ना स्तर पर कार्य कर एग्जाम लिए जाते हैं, सॉरी बिहार बोल रहा हूँ मैं, राज्य के स्तर पर एग्जाम लिए जाते हैं। राज्य के स्तर पर जो भी क्वालिफाइंग हो गए उस तरह से उसका पद दिया जाता है। और उन्हीं पदों में से कुछ लोगों को क्या होता है, वो अखिल भारतीय यानी कि सेंट्रल तक में भी आपको बुलाया जाता है। वो कुछ ही होता है, यही बातें कही गई है कि केवल कुछ अवसरों पर ही इसमें आपको सेंट्रल तरीके से अखिल भारतीय सेवाओं तक बुलाया जा सकता है, जिसका 20 साल तक एक्सपीरियंस हो गया और अच्छे खासे रिकॉर्ड रह चुके हैं। कोई बेईमानी नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, पक्षपात वगैरह नहीं, तो उनको इस पद पर बुलाया जा सकता है ना। ये सब बातें इसमें कही गई है। और राज्यों के पास तकनीकी तथा गैर तकनीकी क्षेत्रों में सरकारी कार्य की आवश्यकताएं के अनुरूप सुव्यवस्थित सेवाएं हैं। उदाहरण के लिए राज्य में निम्नलिखित सेवाएं हो सकती है, जैसे प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, वन सेवा, कृषि सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मत्स्य, इंजीनियरिंग, लेखा, ये सब चीजें इसमें दी गई है। ये सब पद होती हैं आपके राज्य स्तर पर, है ना। आपके होते हैं ना, आपके कृषि सेवा के अधिकारी कौन है, अरे ये सर हैं, अच्छा अच्छा। वन सेवा कौन है, अच्छा अच्छा। वन सेवा के विभाग से आपके जो वन रुपाई होती है उसके बाद आपको वन लगाने के साथ साथ आपको मंथली चार्ज भी दिए जाते हैं। आपको वनों की सेवा के लिए जो है ना आपको 1500 या 2000 रुपया आपको पर मंथली दिए जाते हैं। उसके बाद आपको वन भी आपको ही दिए जाते हैं। उसके बाद आपको घेरने के लिए भी वो सुविधाएं देती है। आपको ट्वेल्व भी दिया जाता है। मतलब ये सब चीजें कौन करवाती है, वन सेवा आयोग के लोग करवाते हैं। ये सब राज्य स्तर पर, ये आपका स्टेट पीसीएस के अंतर्गत ये सब पदें नियुक्ति करवाई जाती है। आप देखते होंगे कि इतना सीट जो है ना आपको प्रशासनिक सेवा के लिए इतना सीट आया है, पुलिस सेवा के लिए इतना आया हुआ है, न्यायिक सेवा के लिए इतना आया हुआ है ना। ये सब चीजें राज्य स्तर पर होती है ना। उसके बाद पारस्परिक संबंध और अंतर संबंध, इसको समझते हैं। राज्य सेवाओं के अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के अधीन कार्य करते हैं। प्रशासनिक पद सोपानुक्रम में राज्य सेवाओं के कर्मी का स्थान अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के पदों से नीचे होता है। वही बातें तब से समझा रहे हैं कि अखिल भारतीय जो ना सबसे बड़ा पद है, उसके बाद ही स्टेट का लेवल आती है। यही बात है इसमें कही गई, ठीक है। उनका स्थान राज्य प्रशासनिक अथवा प्रणाली के माध्यम बीच के स्तर पर होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाए ही इन दोनों स्रोतों से प्राप्त सेवाओं में एक सांझिता धारा विकसित करने का प्रयास किया गया है। यह दो प्रकार से किया गया है। प्रथम, राज्य सेवाओं को उन उच्च पदों पर जो साधारणतः अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए सुरक्षित होती है, उनके अवसर देकर तथा दूसरे राज्यों की सेवाओं के कार्मिकों के सुनिश्चित प्रतिशत को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल कर सके। ये सब बातें इसमें दी गई है, ठीक है। तो इतने बारे में ये हो गया राज्य के बारे में। इससे पहले हम लोग अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में समझ चुके हैं ना। उसके बाद ये हम लोग दो टॉपिक्स को समझे, क्या था, क्या क्या बारे में समझ चुके हैं। जैसे हम लोग स्वतंत्र भारतीय एजेंसी का महत्व समझ चुके हैं, राज्य स्तर पर सिविल सेवा के घटक समझ चुके हैं। ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको व्यक्तित्व तरीके से भी इसको समझना बेहद जरूरी था। अगर कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो वो ये बेसिक बातें इसको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये बातें रही और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत एक सिंपल तरीके से मैंने समझाया, है ना। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।